सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट है क्या चीज़। ठीक है। तो मैंने ये एक वेबसाइट खोली हुई है, जहाँ पे अगर आए तो ये देखें, लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इज वन ऑफ थ्री कोर लैंग्वेजेस यूज्ड टू डेवलप वेबसाइट्स, whereas HTML and CSS give a website structure and style. JavaScript lets you add functionality and behaviors to your website. अच्छा, जावास्क्रिप्ट जो है ना, ये एक लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और इसे हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए। ठीक है। HTML और CSS जो है ना, HTML हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर के लिए, वेबसाइट स्ट्रक्चर के लिए, और CSS होती है स्टाइल के लिए। जो जावास्क्रिप्ट है वो हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए। फॉर एग्जांपल, कोई बटन है, उस पर क्लिक करें तो क्या हो। ठीक है, इस तरह के इवेंट अकर करवाने के लिए। तो अब हम देख लेते हैं इसकी हिस्ट्री को भी। अच्छा, जो जावास्क्रिप्ट है ना, ये 1995 में जो है ना, उस टाइम दो वेब ब्राउज़र हुआ करते थे। एक होता था नेटस्केप नेविगेटर, दूसरा होता था माइक्रोसॉफ्ट इंटर एक्सप्लोरर। ठीक है। तो जो था ना नेटस्केप नेविगेटर, इसमें एक डेवलपर था जिसका नाम था ब्रैंडन आइक। ठीक है। उसने ना 10 दिनों के अंदर एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाई थी। स्टार्टिंग में उसका नाम जो था वो मौका रख दिया था। ठीक है। फिर बाद में उसका नाम रख दिया था लाइव स्क्रिप्ट। ठीक है। उन उस टाइम जो है ना, जो जावा लैंग्वेज है वो बहुत फेमस थी। फिर इन्होंने सोचा कि इस लैंग्वेज को ना हम जावास्क्रिप्ट नाम इसका रख देते हैं। ठीक है। फिर लाइव स्क्रिप्ट से इसका नाम रख दिया था जावास्क्रिप्ट। अच्छा, उस टाइम फिर ये था कि जो था इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये जो जावास्क्रिप्ट थी ये तब वर्क करती थी नेटस्केप नेविगेटर पे। जो माइक्रोसॉफ्ट इंटर एक्सप्लोरर था, उन्होंने फिर क्या किया, इस जावास्क्रिप्ट को उठाया। ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें उन्होंने खुद से ऐड की, यानी कि इसमें थोड़ी तब्दीली करके उन्होंने एक जो थी लैंग्वेज क्रिएट की। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, उसका उन्होंने नाम रख दिया जे स्क्रिप्ट। अब जो जे स्क्रिप्ट थी वो रन करती थी माइक्रोसॉफ्ट इंटर एक्सप्लोरर पे, और जो ये लाइव स्क्रिप्ट जिसका नाम जावास्क्रिप्ट रख दिया गया था, ये तब जो है वर्क करती थी नेटस्केप नेविगेटर पे। ठीक है। उस टाइम जो वेब डेवलपर थे, वो फिर जो भी वेबसाइट बनाते थे वो लिखते थे कि ये जो वेबसाइट है ये नेटस्केप नेविगेटर उस पर सही शो होगी, या अगर उन्होंने जावास्क्रिप्ट यूज़ किया होता था, अगर यूज़ किया होता था उसमें जेस्क्रिप्ट, तो फिर वो लिखते थे कि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है उस पे जो है इसका सही व्यू होगा। तो फिर एक तो थी ना एक्मा। ठीक है, ये एक थी एसोसिएशन, ये यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ये एक थी एसोसिएशन। तो फिर ये जो जावास्क्रिप्ट वाले थे ये गए इसके पास। ठीक है, इस एसोसिएशन के पास, क्योंकि उस टाइम जो थी फिर ये प्रॉब्लम आ रहा था कि एक ब्राउज़र पे एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चल रही थी नेटस्केप नेविगेटर पे, और जो दूसरी तरफ जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था उस पे जो थी वो जे स्क्रिप्ट। तो फिर ये गए इसके पास, एक्मा के पास। इसने फिर कहा चलें ठीक है, हम क्या करते हैं, रूल्स जो है ना इसके हम तय करेंगे कि जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनेगी उसके ये रूल्स होंगे। तो फिर इन्होंने जो है ना, ये रूल जो तय किया था ये 1997 और में जो है, 1997 और 99 के दरमियान, ये एक इनकी डॉक्यूमेंटेशन आई थी, एक्मा 262। अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना, इसकी वेबसाइट पे जाऊँ, एक्मा में, ये, अच्छा ये देखें, ये आ रहा है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, एक्मा 262। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना पूरी इसकी डॉक्यूमेंटेशन दी। ठीक है, ये देखें, अगर यहाँ पे हो ना व्यू एंड इन HTML, यहाँ पे देखिए ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है एक्मा की 262। जो भी बंदा अगर चाहता है कि मैं अपनी लैंग्वेज जो है वो बनाऊँ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो उसे इन डॉक्यूमेंटेशन पे अमल करना होगा।
ठीक है, कि किस तरह सिंटैक्स रखना है, सारा कुछ एरर ये वो सारा कुछ, ठीक है, कि वेरिएबल किस तरह से अपने वो इसमें फिट करना है, सारा कुछ जो है इसकी डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक एक्मा की जो है हमें उस पर अमल करते हुए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनानी पड़ेगी। अच्छा, उस टाइम फिर एक्मा ने क्या किया कि इसके ना डिफरेंट वर्जन है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जो पहला वर्जन था ना ये था ES1, ठीक है, 1997 में फर्स्ट एडिशन आया था इसका। उसके बाद फिर एक्मा ने दूसरा स्क्रिप्ट, अच्छा फिर जो थी ना जावा स्क्रिप्ट, उसको फिर इन्होंने नाम रख दिया था एक्मा स्क्रिप्ट। ठीक है, अब इसे अगर एक्मा स्क्रिप्ट बोलें या जावा स्क्रिप्ट तो बात एक ही है। ठीक है, यानी कि हम जावा स्क्रिप्ट को एक्मा स्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि फिर इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो सारी थी, किस तरह से इसके रूल्स रेगुलेशन वो सारे जो है इस एसोसिएशन ने तय किए थे जो एक्मा है। अच्छा, फिर 1988 में दूसरा इसका वर्जन आया ES2। इसी तरह आते रहे। ये जो था ना एक्मा स्क्रिप्ट 5, ये आया था 2009। इसमें काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आई थी इसमें एक्मा, इसमें जावास्क्रिप्ट में, जिसमें ये देखें इन्होंने जैसन को किया था इसमें सपोर्ट इसकी, उसके बाद स्ट्रिंग अरे, ठीक है, काफ़ी सारी चेंजिंग्स आई थी। तो फिर जो है ना लोग ने इसे बहुत ही जो है चाहने लग गए थे, यानी कि इसकी मकबूलियत बढ़ गई थी जब इसका जो है ES5 वर्जन आया था। उसके बाद फिर इसकी अपडेट इन्होंने किया था 2015 में, ठीक है, ES6, जिसे हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट भी कहते हैं। 2015 में काफ़ी सारी इसमें तब्दीलियाँ आई थी। ठीक है, काफ़ी सारे मेथड्स फंक्शंस में तब्दीलियाँ आई थी इसमें। ठीक है, एक एरो फंक्शन है, वो भी 2015 में आया था। उससे पहले जो है सिंपल फंक्शन थे। अच्छा, फिर इन्होंने जो है सोचा कि अब जो है ना हम हर साल इसका एक जो है ना नया वर्जन रिलीज करेंगे। फिर 16 में ये ECMAScript 2016 आया। ठीक है, ये बेसिक ES6 है। फिर उसकी अपडेट होती जा रही है, ठीक है, उसका नया वर्जन आता जा रहा है। तो ये ES6 ही रहेगा, लेकिन इसके वर्जन आगे जो है ना वो फिर चेंज होते जाएंगे, 2016 फिर 17, 18। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट वर्जन हैं। जो रिसेंट जो अब चल रहा है वो यही है ES6। ठीक है, उसके फिर आगे वर्जन हैं जिसे हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट भी बोलते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। जब भी जावास्क्रिप्ट में वर्क करना है तो एक जो है HTML फाइल होगी, उसके साथ आपको अपनी JS फाइल जो होगी जावास्क्रिप्ट फाइल वो लिंक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ना मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ अपनी HTML एक फाइल। ठीक है, इसके अंदर मैं एक हेडिंग लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने रैंडम टेक्स्ट लिख दिया। अच्छा, अब इसे मैं ओपन कर लेता हूँ विद लाइव सर्वर। अच्छा, अब हमें जो है ना वर्क करना है ना, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये जो मैंने HTML फाइल क्रिएट की है, ये इसलिए मैंने क्रिएट की है कि इसे हम ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, इसके साथ अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को जो है लिंक करके फिर हम करेंगे इंस्पेक्ट। ठीक है, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे होता है कंसोल, हम उसको यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये एलिमेंट और ये साथ कंसोल। हम जो भी जावास्क्रिप्ट रन करवाएंगे वो करवाएंगे ब्राउज़र पे। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे कंसोल पे रन होगी। मैं इसे ये देखिए यहाँ पे होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम लिंक कैसे करेंगे अपनी फाइल को। सबसे पहले ना मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। क्लास 1 डॉट डॉट होगी JS। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की जो एक्सटेंशन है वो .js है। ये मैंने जावास्क्रिप्ट फाइल जो क्रिएट कर ली है। अब मुझे ना इसके साथ लिंक करना है अपनी HTML फाइल के साथ। तो लिंक करने का ना काफ़ी सारे मेथड है, तो मैं यहाँ पे सारे बताऊँगा। पहले मेथड ये है कि इसे हेड के अंदर लिंक करना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्क्रिप्ट और ये SRC।
ठीक है, अब यहाँ पे देना सोर्स, ये देखें ये लिंक हो चुकी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिंक करेंगे ना हेड में, तो ये जो है वर्क नहीं करेगी। मैं बताता हूँ कैसे। जब भी हमारी ये जो HTML फाइल है ना, ये ब्राउज़र के पास जाएगी, तो ब्राउज़र क्या करेगा, इसे पार्स करना स्टार्ट कर देगा। पार्स करना का मतलब ये है, इसे रीड करना स्टार्ट करेगा। वो पहली लाइन पे आएगा, इसको रीड करेगा, हाँ जी डॉक्यूमेंट टाइप HTML है। उसके बाद इस लाइन पे आ जाएगा, ऐसे रीड करता हुआ यहाँ पे आता जाएगा। जब वो पहुंचेगा ना इस लाइन पे, तो वो देखेगा कि ये जो है एक जावास्क्रिप्ट फाइल है, तो वो इसे ना लोड करेगा। ठीक है, जब ये लोड हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे अब इस HTML फाइल को वो पार्स यहाँ तक करेगा और यहाँ पे आकर रुक जाएगा, नीचे पार्स नहीं करेगा, यहाँ पे रुक जाएगा, इस फाइल को लोड करेगा। जब इस फाइल को लोड कर लेगा ना, फिर ब्राउज़र ब्राउज़र क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसे रन करना। अब हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में अपने HTML एलिमेंट को लिंक करेंगे। ठीक है, अब चूंकि हमने अपनी ये जावास्क्रिप्ट फाइल में लिंक किया होगा अपने HTML एलिमेंट्स को, तो जब इसे वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, तो वो देखेगा कि जावास्क्रिप्ट, ये जो ब्राउज़र होगा वो देखेगा मेरे पास तो ये जो है ये एलिमेंट नहीं है, तो फिर एरर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी ब्राउज़र ने हमारी HTML फाइल को यहाँ तक पार्स किया होगा, उसने इसको रीड नहीं किया होगा। इस वजह से जब वो इस जो हमारी ये फाइल है क्लास 1 वाली, ठीक है, इससे जब वो एग्जीक्यूट करने लगेगा, तो वो देखेगा कि ये जो एलिमेंट तो मेरे पास नहीं है, फिर क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड तो हम नहीं यूज करेंगे। दूसरा मेथड ये है कि ये बॉडी से पहले यहाँ पे आकर वही फाइल लिंक कर देना। ठीक है, ये जो मेथड है ना ये वर्क करेगा, ये ठीक मेथड, ये मेथड सही वर्क करेगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन मैं बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा, और ये भी हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारी ये वेबसाइट है ना वो स्लो हो जाएगी। तो मैं बताता हूँ कैसे। जब ये फाइल ब्राउज़र के पास जाएगी, तो वो इसे पार्स करना, रीड करना स्टार्ट करेगा, पहली लाइन दूसरी लाइन यूँ सारी को रीड करते वो आएगा। ठीक है, अब जहाँ पे बॉडी से पहले है, यानी कि जितना भी कंटेंट होगा ना HTML फाइल, ठीक है, हमारा HTML का, वो इस स्क्रिप्ट से पहले होगा। तो ब्राउज़र इस सारे स्क्रिप्ट को रीड कर चुका होगा, वो सारे एलिमेंट ब्राउज़र के पास आ चुके होंगे। अब वो आएगा इस लाइन पे। जब इस लाइन पे आएगा तो इस फाइल को लोड करेगा, इससे लोड करने के बाद फिर इसे करेगा एग्जीक्यूट। अब देखें यहाँ पे पहले टाइम लगेगा, इस सारी फाइल को क्या करेगा, रीड करेगा HTML फाइल को। फिर क्या करेगा, इस फाइल को लोड करेगा, लोड करने के बाद फिर इसे करेगा एग्जीक्यूट। तो इसमें क्या है, टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, जब टाइम ज़्यादा लगेगा ब्राउज़र को, तो हमारी जो वेबसाइट है ना वो स्लो वर्क करेगी, स्लो होगी। ठीक है, तो हम ये मेथड भी, ज़्यादातर जो डेवलपर है ना यही मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं React.js सीख रहा था, तो वहाँ पे जो सर थे ना, उन्होंने भी यही तरीका बताया था कि आपने बॉडी से पहले, बॉडी के एंडिंग टैग से पहले आपने यहाँ पे लिंक कर देनी है। लेकिन ये मेथड भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वेबसाइट स्लो होती है। ठीक है, दूसरा मेथड ये है कि आपने यहीं पे हेड से पहले इसे कर देना लिंक। लिंक करने के बाद यहाँ पे आपने एक एट्रीब्यूट है एसिंक। ठीक है, आपने ये यूज करना है। ठीक है, एसिंक। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि ये जो मेथड है ये मेथड भी सही नहीं है, इसमें भी एरर आएगा। ठीक है, इसके बाद जो मेथड मैं बताऊंगा ना वो मेथड बेहतरीन है, वही मेथड ही हम करेंगे। अच्छा, इस मेथड में क्या होगा, अच्छा पहले हम कर रहे थे सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि एक काम एक मरतबा होगा, जो दूसरा काम होगा ना, यानी कि अगर हमने ब्राउज़र को एट अ टाइम दो काम दे दिए, एक हमने कहा कि HTML फाइल को भी आप रीड करो, पास करो, दूसरा हमने कहा कि इसको भी लोड करो। तो पहले हम कर रहे थे सिंक्रोनसली, उसमें क्या हो रहा था, वो पहले या तो पार्स कर रहा था या पहले लोड कर रहा था। अब इसमें क्या होगा, पार्स भी करेगा, रीड भी करेगा, ठीक है, लोड भी करेगा, लेकिन इसमें भी एरर आएगा। मैं बताता हूँ कैसे। अब इसमें क्या करेगा, इसमें यूं करेगा, लेट सपोज यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारे हमारा कंटेंट पड़ा है। ठीक है, अब ब्राउज़र जो है जब इस फाइल को रीड करना स्टार्ट करेगा, पहले इस लाइन को रीड करेगा, फिर इसको, फिर इसको, ऐसे ऐसे आता जाएगा।
इस लाइन पे पहुंच जाएगा। जब इस लाइन पे पहुंचेगा तो ये फाइल जो है इसे लोड करना स्टार्ट कर देगा। पहले क्या था, जब हम ए सिंक नहीं यूज कर रहे थे ना, उसमें इससे लोड कर रहा था, पार्स करना वो रोक रोक दिया गया था, ठीक है। यानी कि इस HTML फाइल को यहीं पे उसने रोक दिया था पार्स करना, वो इस फाइल को लोड करने लग गया था ब्राउजर। अब जब हम ए सिंक यूज करेंगे ना, वो इसको लोड भी करेगा और आगे पार्सिंग जो है वो भी नहीं रोकेगा, आगे पार्स करता जाएगा अगला जो कंटेंट है। फर्ज किया वो यहाँ पे पहुंचा हुआ है, ठीक है, ब्राउजर इस लाइन पे, इस लाइन पे पहुंचा हुआ है और ये फाइल लोड हो गई है। तो फिर वो क्या करेगा, पार्सिंग को यहीं पे रोक देगा, ठीक है, यहीं पे रोक देगा पार्सिंग को। वो क्या करेगा, वो देखेगा कि फाइल लोड हो गई है, वो क्या, हाँ जी, मैं अभी आपको पार्स आगे नहीं करता, पहले मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। वो अब इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। अब वो जब इसको एग्जीक्यूट करेगा, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई बटन पड़ा है, ठीक है, यहाँ तक उसने पास किया था तो ये फाइल लोड हो गई। अब इसे वो एग्जीक्यूट कर रहा है, ये जो हमारी फाइल है, तो नीचे जो कंटेंट है ना, अब उसे उसने रीड नहीं किया। तो नीचे वाले कंटेंट अगर हम यूज कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं अपने जावास्क्रिप्ट के साथ, तो अगेन वो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इस मेथड को भी यूज नहीं करेंगे। हम जहाँ पे एक और एट्रीब्यूट होता है डेफर, डेफर, ठीक है, हम ये यूज करेंगे, ये मेथड हमारा रहेगा। मैं बताता हूँ ये कैसे वर्क करता है। इसमें ये होगा कि ये जो फाइल है जैसे ब्राउजर के पास जाएगी, वो पार्स करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, पार्स करता जाएगा इस लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन को, फिर इस लाइन को। जब इस लाइन पे आएगा वो देखेगा कि फाइल है, उसे भी मैंने लोड करना है, ठीक है, तो इसको लोड करना वो स्टार्ट कर देगा और नीचे पार्सिंग भी जारी रखेगा, ठीक है, पार्सिंग वो करता जाएगा। जैसे ये फाइल लोड हो जाएगी ना, फिर इस फाइल को वो रोक देगा, इनके इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, पहले वो सारी HTML फाइल को पार्स करेगा। ए सिंक में क्या है, ए सिंक में जैसे ये फाइल लोड हो जाती है, फिर वो पार्सिंग रोक देता है, पहले इसको एग्जीक्यूट करता है। लेकिन डेफर में क्या होगा, जैसे ये लोड हो जाएगी ना, वो आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, पहले वो सारी HTML को पार्स करेगा। जब HTML को पार्स कर लेगा ब्राउजर, तो जितना भी कंटेंट होगा ब्राउजर के पास आ चुका होगा, फिर वो करेगा इसको एग्जीक्यूट। जब एग्जीक्यूट करेगा, हमने जो भी कंटेंट इसके साथ लिंक किया हुआ होगा, तो वो जो है ना वो सही वार करेगा, ठीक है। तो ये हमारा मेथड रहेगा। अब अगर यहाँ पे, अच्छा उसके बाद है कि हम पहला अपना प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना, हम कोई भी चीज़ कंसोल पे यहाँ पे अगर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर अब हम सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, डबल कोट्स भी, ये अपनी मर्जी है, सिंगल कोट्स यूज करें या डबल कोट्स, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा ना, वो मेरा वहाँ पे प्रिंट होगा कंसोल पे। मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो ये देखें ये कंसोल पे जो है प्रिंट होके आ चुका है, ठीक है। जब भी हम कंसोल पे अपना कोई चीज़ भी, अच्छा ये कंसोल हम क्यों यूज़ करते हैं, अपने जो कोड कोड है ना उसको हम डिबग करने के लिए, ये देखने के लिए कोई एरर तो नहीं है, तो हम यहाँ पे कंसोल को यूज़ करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, हम देखते हैं कि हम जो वैल्यू जाना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या वो शो हो रही है। अच्छा लेट्स सपोज यहाँ पे कोई वेरिएबल पड़ा है, ठीक है, या भी आगे मैं बताता हूँ वेरिएबल हम कैसे जो है लिखते हैं, ठीक है। अभी बस एग्जाम्पल के तौर पर ये वेरिएबल है एक्स, उसकी वैल्यू 3 है 4, ठीक है, ये मुझे प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं लिख दूंगा एक्स, ठीक है। अब मुझे डबल कोट्स यूज़ नहीं करना, क्योंकि मैं एक्स की वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। अगर मैं डबल कोट्स यूज़ करके एक्स लिखूंगा ना, अब ये एक्स ही प्रिंट होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी कंसोल पे। ये देखें एक्स, अगर मैं डबल कोट्स हटाकर एक्स लिखूंगा, तो अब इस एक्स की जो वैल्यू है ना, वो वहाँ पे प्रिंट होगी, ये देखें 4 यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। इस तरह से हम कंसोल को यूज़ करते हैं अपने कोड को डिबग करने के लिए। अच्छा अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की।
मैं जहाँ पे आता हूँ वेरिएबल्स पे। अच्छा, इसमें ना हम वेरिएबल को ना तीन तरीकों से डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, वेर को यूज करके, लेट को यूज करके, और कॉन्स्ट को यूज करके। ठीक है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं लेट की। ठीक है, जो हमारा लेट की वर्ड है ना, इसको यहाँ पे आपने गौर से समझना है। ये जो लेट की वर्ड है ना, ये इंट्रोड्यूस हुआ था ES6 में। ठीक है, 2015 में। इससे पहले ये नहीं था। लेट और कॉन्स्ट जो है ना, ये दोनों ES6 में आए थे। ये देखें, ये भी ES6 में। इससे पहले जस्ट जो है वो वेर यूज होता था। ठीक है, वेर जो जहाँ पे है, ये देखें वेर। ठीक है, पहले हम वेर की बात कर लेते हैं। जो वेर है ना, यहाँ पे देखें, लेट सपोज कोई भी वेरिएबल एक्स है, उसकी वैल्यू सपोज 5 है। ठीक है, अब मैं दूसरा वेरिएबल ले रहा हूँ जी, उसकी वैल्यू है, पहले की 4 है, इसकी वैल्यू है 5। ठीक है, अब अगर एक और वेरिएबल जी, उसमें ना इनकी वैल्यू स्टोर करना चाह रहा हूँ, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो पहले मुझे जी को क्या करना पड़ेगा, इसे भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। यूं मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जी को डिक्लेयर नहीं किया। फिर मैं यहाँ पे आऊँ ना अपने कंसोल पे, और यहाँ पे अगर मैं जी को प्रिंट करवा दूँ, देखिए कि क्या होता है। ये देखें 9 आ रहा है। ठीक है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम एक्स और वाई को कर चुके हैं डिक्लेयर। एक्स और वाई की जो वैल्यू है ना, ये स्टोर हुई है जी में। ठीक है, तो इस तरह से हम वेर को यूज करते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं देखूंगा, यहाँ पे वेरिएबल जो है ना, ये असल में होते हैं कंटेनर, जिसमें हम डिफरेंट डाटा जो स्टोर कर सकते हैं। आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि हम इसमें कौन कौन सा डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम जस्ट ये देखेंगे हम कैसे अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अच्छा पहले हम बात करते हैं लेट की। जो लेट वेरिएबल है ना, ये जो है बार बार डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर आपने एक मर्तबा किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, लेट। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 5 6। अब अगेन मैं लेट को यूज, लेट एक्स इज इक्वल टू, ये नहीं कर सकता। ठीक है, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पहले इसे ये डिक्लेयर कर चुकी। ऊपर देखें क्या आ रहा है, कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। हम जब भी लेट को यूज करेंगे ना, हम उसे री डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर मैं 7 कर दूं, अब एक्स जो है ना, हम लेट को यूज करते हुए डिक्लेयर कर चुके हैं, तो अब अगेन हम एक्स को यूज नहीं कर सकते हैं, वाई को कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं साथ साथ वेर और इनका कंपैरिजन भी करता जाऊंगा। अब अगर मैं वेर एक्स लूँ इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसी को वेर को यूज करते हुए, वेर वेरिएबल को, मैं एक्स को अगेन जो है ये डिक्लेयर कर सकता हूँ। ये पहले तो मैं ये करता हूँ, ये। ठीक है, ये देखें अब कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है, लेट में हम अगेन एक वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन वेर को यूज करते हुए हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा डिफरेंस है ना, ये मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ये देखें, ये वेर इज इक्वल टू एक्स, वेर एक्स इज इक्वल टू 6 है। मैं यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ, डॉट लॉग एक्स। हाँ जी, तो क्या ये एक्स प्रिंट होगा, ये एक्स जो है ना ये प्रिंट होगा। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड होगी, यानी कि एरर कोई नहीं आएगा। यानी कि हम इसे पहले एक्स को यूज करते हुए, वेर को यूज करते हुए, हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होगा, इसकी वैल्यू जो अनडिफाइंड आएगी। ठीक है, क्योंकि जब इसे एग्जीक्यूट करेगा ना,
तो ये देखिए यहाँ पे पहले कंसोल डॉट लॉग यानी कि कंसोल हो रहा है, ठीक है, और इसको वैल्यू हम बाद में असाइन कर रहे हैं, तो ये पहले यूज हो सकता है, ठीक है, लेकिन लेट जो है ना ये पहले यूज नहीं हो सकता, ठीक है। अगर अगर मैं इसे लेट कर दूं, अब देखें अब एरर आ रहा है, ठीक है, वो कह रहा है कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन। जब हमने वेर मैंने यहाँ पे लिखा तब एरर नहीं आ रहा था, तब इसकी वैल्यू अनडिफाइंड आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने लेट यूज़ किया है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, तो एरर आ रहा है कि आप एक्स को पहले यूज़ नहीं कर सकते। इसमें क्या हो रहा है, एक्स पहले यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो एक दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि आप लेट को यूज़ करते हुए वेरिएबल को पहले यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद जो है ना इसका ब्लॉक स्कोप होता है, ठीक है। ये जो चीज़ है ना ब्लॉक स्कोप, ये आगे जाकर पढ़ेंगे, जब हम जाएंगे ना इफ एल्स स्टेटमेंट्स फंक्शन को पढ़ेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है ब्लॉक स्कोप का, ठीक है, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपने ये समझना है कि लेट को आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है, ये और पहले भी नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा, रीडिक्लेयर अगर मैं इसी एक्स की वैल्यू कर दूं 7, ठीक है ना, अब कोई एरर नहीं आएगा। अब अगर ये देखें, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू 7 प्रिंट होगी, ठीक है। ये देखें, आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते लेकिन वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ये देखें, अगर मैं रीडिक्लेयर कर दूं ना अगेन लेट, अब एरर आ जाएगा, क्योंकि लेट को यूज करते आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन वैल्यू जो है ना ये आप चेंज कर सकते हैं। एक्स जो है यहाँ पे एक्स की वैल्यू 6 है, फिर 7 हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं 10 कर दूँ तो अब ये 10 प्रिंट होगी यहाँ पे, ठीक है। यानी कि आप वैल्यू इसे अगेन असाइन कर सकते हैं लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। जब आपने एक मरतबा डिक्लेयर कर दिए वेरिएबल को, अब उसे अगेन डिक्लेयर नहीं करना, ठीक है। दूसरा ये फर्क है। अच्छा, अब बात करते हैं हम यहाँ पे कॉन्स्ट की। जो कॉन्स्ट है ना ये ऐसे ही है कि अगर मैं कॉन्स्ट यूज करूँ ना, कॉन्स्ट, इसका मतलब आपने जो वैल्यू फिक्स कर दी वो ही फिक्स रहेगी, ना तो आप उसे रीडिक्लेयर कर सकते हैं ना रीअसाइन कर सकते हैं, यानी कि ना तो उसकी वैल्यू दोबारा असाइन कर सकते हैं। अगर मैं कॉन्स्ट यूज करते हुए एक्स इज इक्वल टू 6 कर दूं, ठीक है, अब ना तो इसे मैं अगेन यूं क्लियर कर सकता हूँ 7 करके, ठीक है, ना ही मैं अगेन इसे वैल्यू दे सकता हूँ यूं, ठीक है। इस तरह भी मैं नहीं कर सकता। इसमें क्या था, लेट में आप रीडिक्लेयर तो नहीं कर सकते लेकिन रीअसाइन कर सकते हैं, उसको वैल्यू चेंज कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्ट को यूज जब करेंगे ना, कॉन्स्ट एक्स इज इक्वल टू 6, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 6 फिक्स हो चुकी है। अब इसकी वैल्यू हम कोई और नहीं असाइन कर सकते। अब जो है एरर आ जाएगा। ये देखें, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एट, ये देखें यहाँ पे हमें ये लाइन भी बता रहा है, ठीक है, ये लाइन नंबर 10, ये देखिए लाइन 10, ठीक है। और 10 के बाद ये आगे है कॉलम नंबर, ठीक है, ये लाइन नंबर है रो और ये कॉलम है तीसरा कॉलम, यानी कि यहाँ पे 1 2 3, ये जो आपके असाइनमेंट है ना इसमें एरर है, ठीक है। यानी कि आप कॉस्ट को ना तो रीडिक्लेयर कर सकते हैं हो, ना ही इसको रीअसाइन कर सकते, ठीक है। लेकिन जो लेट है उससे, अच्छा इसका भी स्कोप है ना कॉस्ट का, वो भी ब्लॉक स्कोप होता है, ये भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अच्छा, मैं बता रहा था जो लेट है इससे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते लेकिन रीअसाइन कर सकते हैं। जो हमारा होता है ना वेर, उससे हम रीअसाइन भी कर सकते हैं, रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, सारा कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये भी बिफोर यूज, इसे भी हम एक्सेस नहीं कर सकते अगर मैं कॉन्स्ट की यूज करूँ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग और एक्स कर दूँ, यहाँ पे देखें ये भी कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। लेट और कॉन्स्ट में ना तो हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले यूज कर सकते हैं,
ना हम उस वेरिएबल को रीअसाइन कर सकते हैं, ना रीडिक्लेयर कर सकते हैं। इसी तरह लेट है, ठीक है। लेट और कॉन्स्ट में बस यही एक डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ इनका सेम है। इनमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि कॉन्स्ट में हम जो वैल्यू हमने फिक्स कर दी है वही रहेगी, इनकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी, लेकिन लेट में आप उसे रीअसाइन कर सकते हो, ठीक है। जो वेर होता है उसमें आप रीअसाइन भी कर सकते हो, बिफोर यूज भी कर सकते हो रीडिक्लेयर होने से पहले, ठीक है, उसके बाद रीडिक्लेयर कर सकते हो, सारा कुछ के साथ कर सकते हो। हम कमेंट कैसे करेंगे? अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि कमेंट्स, इसमें हम क्या करते हैं, डबल स्लैश, ठीक है, ये यूज करते हैं डबल स्लैश। इसके शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल स्लैश, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, या फिर आप डबल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश जब लगाएंगे तब भी जो है कमेंट जो है